सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लगातार यहां पे मैं आपके लिए मॉडल पेपर ला रहा हूं और इन मॉडल पेपर्स में से आपको पूरे सभी प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे पहले 4 मॉडल पेपर मैं करा चुका हूं और बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग कि 4 मॉडल पेपर जिसने कर लिया है और ये 5वां कर रहा है। देखिए, इन 5 मॉडल पेपर्स में से ही आपका पेपर आना है और यहाँ पे अगर आपने 5 कर लिया, 5 का पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और सभी को एक साथ देख लीजिए या आपके पास टाइम हो तो सभी क्लासेस जो है बैठ के सॉल्व कर डालिए। ठीक है, तो समय तो वैसे कम है, लेकिन अगर समय आपके पास अभी है तो आप कर डालिए। और यहाँ पे 5 मॉडल पेपर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से मैंने आपका राजन सीरीज, पवन सीरीज भी करा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दिया है, वो सब भी आप देख सकते हैं। और मास्टर क्लास जिसमें एक ही क्लास में 2 घंटे की आपकी क्लास है, जिसमें आप पूरा सिलेबस अपना 9 चैप्टर पढ़ लोगे और कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से प्रश्न आते हैं, सभी चीजें जो है मैंने करा दिया है। तो ये सब देख लीजिए। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से देख लीजिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में और बिल्कुल वैसे सेम आपका जैसे पेपर पूछा जाएगा वैसे यहाँ पे आपको मॉडल पेपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप करिए। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है कि 48 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। यहाँ पे भाषा को अगर आप नहीं समझ पाए तो गलत कराएंगे। जैसे 48 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 48 से पहले आने वाली संख्या क्या 47 होती है, 47 लगा करके आप चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 48 की पूर्ववर्ती 2 प्रश्न है इसमें। तो 48 की पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या से जस्ट पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, और वो निकालने के लिए हम 1 घटा देते हैं। तो 48 की पूर्ववर्ती संख्या 47 हो गया। अब इसके जगह आप समझिए कि 47 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 47 की पूर्ववर्ती संख्या, 47 में से 1 घटा दीजिए 46। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, 48 की पूर्ववर्ती 47 और 47 की पूर्ववर्ती 46, 46। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर सरल करो। तो ऊपर देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की भी जरूरत नहीं है। जहां पे स्क्वायर होता है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, उस संख्या को 2 बार गुणे के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए अंश में जो लिखा है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए ऊपर गुणे में एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी, और नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में भी a माइनस बी। तो a माइनस बी कट जाएगा और बच क्या जाएगा a प्लस बी अंश में और हर में a माइनस बी। ये आपका उत्तर हो जाएगा जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो संख्या 3 है, 15, 30, 45 का मासा ज्ञात करो। तो 15, 30, 45 का मासा आप निकाल रहे हो, तो आप एक बार बैक ऑफ द माइंड सोचो कि आप क्या निकाल रहे हो। आप निकाल रहे हो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 30 और 45 इन तीनों को पूरा विभाजित कर दे। तो आप यहां देखोगे कि 15 वह खुद संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या यहां हमको दी गई है तीनों संख्याओं में। 15 खुद 15 को भी पूरा डिवाइड करती है, 30 को भी, 45 को भी। तो यहाँ हमारा मासा कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन पहला जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप
हाँ, भाग विधि से निकालते हैं तो 15 से भाग करेंगे 30 में, 2 बार में 30 पूरा कट जाएगा तो 15 मासा हो गया। फिर 15 और 45 का मासा निकालेंगे तो 15 से 45 में भाग देंगे, 15 तिया 45 पूरा कट गया तो मासा क्या हो जाएगा, यही 15 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया 15। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है 2x + 4 बराबर x + 6 का मान होगा, यानी कि यहाँ पे x का मान आपको निकालना है। तो 2x + 4 बराबर दिया है आपको x + 6। अब x को एक तरफ ले आइए, 2x और इधर x आएगा तो -x हो जाएगा, 4 को इधर भेज दीजिए तो इधर -4 हो जाएगा। अब ये x बराबर 2, x बराबर 2, ये उत्तर आ जाएगा। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है 6 × 18 भागा 3 धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुणा भाग और जोड़, ये तीन चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेंगे, भाग सॉल्व कर लेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़। तो यहाँ पे अब 6 × 18 भागा 3 जो लिखा है उसे बटे 3 लिख दीजिए और धन 10। और इसके बाद अब देखिए 18 में भाग जाएगा 3 से तो ये 6 हो जाएगा, धन 10 और 6 36 और धन 10, कितना आ जाएगा उत्तर 46 46, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने पांचों बिल्कुल सही कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद अब एक एक नंबर के प्रश्न आपके अति लघुत्तरी भी होते हैं, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है 94 में अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पे कौन सी संख्या मिलती है। तो 94 में अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, अब देखिए प्राप्त संख्या क्या होगी हमारी, यहाँ पे लिख लीजिए प्राप्त संख्या, ये अंकों को परस्पर बदलने में, यानी कि आपस में अंकों को बदल दीजिए। जो इकाई पे है उसे दहाई बना दीजिए और जो दहाई पे है उसे इकाई बना दीजिए, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 49, जो प्राप्त संख्या। और मूल संख्या क्या है, मूल संख्या मतलब जो पहले से है, पहले से मूल का मतलब क्या है, जो मूल में है, जो पहले से है। तो पहले से हमारी संख्या कितनी थी 94 थी, तो मूल संख्या 94 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि परस्पर अंक बदलने पे प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो मूल संख्या में से आपको घटाना है प्राप्त संख्या। अब मूल संख्या हमारी कितनी है, ये है हमारी 94, प्राप्त संख्या कितनी है 49 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। तो इस तरीके से जो मूल संख्या में से प्राप्त संख्या घटाने पे हमको कितना मिल जाएगा 45। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है एक क्रमागत सम संख्या 3x धन 3 है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी होगी यदि x का मान 7 है। अब देखिए 3x धन 3 ये एक क्रमागत सम संख्या है, मतलब कि सिंपली कहिए कि ये एक सम संख्या है। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो अब देखिए जैसे हमारे पास 4 एक सम संख्या है, अब इसकी क्रमागत सम संख्या अगर हम निकालना चाहें तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 मिल जाएगा, और 6 की क्रमागत संख्या 6 में 2 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से 3x धन 3 ये हमारी क्रमागत संख्या है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या ये हो जाएगा 3x धन 3 और धन 2। 3x धन 3 ये पहले से है, इसमें 2 जोड़ दीजिए। अब बोल रहा है कि x का मान 7 हो तो दूसरी क्रमागत संख्या का मान आपको बताना है। तो x की वैल्यू 7 यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 × 7 धन 3 धन 2। अब 7 × 21 धन 3 धन 2 तो ये हो जाएगा 24 2 26, मान कितना आ गया 26। तो इस तरीके से दूसरी क्रमागत संख्या जो हो जाएगी, यहाँ पे 7 मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 21 और 3
24 पहली क्रमागत संख्या जो हो जाएगी, जो पहली एक क्रमागत संख्या 24, दूसरी 26। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग मीटर है, यदि आधार 11 मीटर हो तो ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले तो जो मीटर में सब दिया है तो मीटर में हम पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं और उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है वह दिया गया है 132 वर्ग मीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका हर जगह लग जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 132 वर्ग मीटर और हाफ ऑफ आधार दिया है आपका कितना, 11 मीटर। और ऊंचाई यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऊंचाई बराबर अगर लिखना चाहें तो ये 1/2, ये भाग में है, इधर इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो 132 गुणे 2 और 11 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब 11 से काटेंगे, 11 के नाम 11, 2 बचा और 2 22, 11 दूनी 22। अब 12 से 2 में गुणा कर दीजिए तो इतना आ जाएगा 24 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 24 मीटर। और ऊंचाई का मान आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2400 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से सेंटीमीटर में बदल दीजिए और क्या, इसमें कुछ करना नहीं है। ऊंचाई पहले से आपने निकाल लिया है फॉर्मूले पे रख करके और उसे सेंटीमीटर में बदल दिया। के बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 6/10 के समतुल्य 4 परमीय संख्या लिखो। अब 6/10 के समतुल्य मतलब कि ऐसी परमीय संख्या लिखना है जिसका मान 6/10 के बराबर हो। तो अब किसी भिन्न के बराबर भिन्न अगर आपको लिखना है तो देखिए ऊपर नीचे आप क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं, 12/20 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 18/30 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 24/40 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 30/50 हो जाएगा। और 2 से अगर भाग कर देते हैं ऊपर नीचे तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ 0 काटेंगे तो भी 3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको कितना, 4 समतुल्य संख्या लिखना है। यहाँ मैंने 5 लिख दिया है तो कोई एक हटा भी दीजिएगा या 4 ही लिखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो संख्या 10 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताओ। 7 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। एक पुस्तक का मूल्य, माना पुस्तक का मूल्य x है, माना पुस्तक का मूल्य x है। तो अब जो प्रश्न में बोल रहा है कि 7 पुस्तकों का मूल्य यानी कि 7 गुणे x हो जाएगा 7 पुस्तकों का मूल्य। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, यानी कि 7 पुस्तकों में के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य हम घटा दें तो कितना आना चाहिए, 14 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य घटा दिया जाए तो ये 14 के बराबर आ जाएगा। यानी कि 2x बराबर 14 हो जाएगा और x बराबर 14/2, 2 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 रुपए। एक पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 7 रुपए इधर से हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, त्रिभुज ABC तथा PQR समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण Q समकोण हैं। अब इसको बनाते चलिए। 2 आपके त्रिभुज हैं जो समकोण हैं, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक, ये भी बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब देखिए दोनों त्रिभुज आप बना लीजिए, 2 समकोण त्रिभुज आपको बनाना है इस तरीके से। तो दोनों समकोण त्रिभुज यहाँ पे आप बना लीजिए। तो इस तरीके से 2 त्रिभुज आप बना लेंगे समकोण त्रिभुज। अब बोल रहा है कि जिसमें जो है कोण A और कोण Q समकोण है, तो यहाँ पे A कोण दे दीजिए समकोण और कोण Q जो है समकोण है, तो इनको 90 अंश दिखा दीजिए। और त्रिभुज के नाम क्या है, ABC, तो A, B और C नाम दे दीजिए। और ये क्या है, PQR, तो P, Q और R, इस तरीके से नाम दे दीजिए।
अब क्या बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का मतलब क्या होता है कि सब कुछ बिल्कुल सेम, मतलब कुछ अंतर रहेगा ही नहीं, इसको और इसमें देख करके आप कोई अंतर बता ही नहीं सकते। ठीक, तो इस तरीके से अब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तथा BC बराबर PR है, ये जो BC भुजा है यह बराबर किसके है, PR भुजा के, जो कि बराबर है 13 सेंटीमीटर के। तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि AB बराबर 5 सेमी हो, AB A और B भुजा 5 सेमी हो, तो QR की माप बताइए, QR की माप बताइए। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है त्रिभुज PQR के। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो QR भुजा होगी वह बराबर होगी AB भुजा के। अब यहां से कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो यहां से QR का जो मान हो जाएगा, AB का मान कितना है 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो इसलिए ये आपस में बराबर होंगी। तो यहां से इसका भी मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 6 समाप्त होते हैं यहाँ पे, और आपने सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सही सही कर लिया होगा। ये 11 नंबर आपके पूरे होते हैं। अब इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं आपके। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 12 है, किसी घन की भुजा 3 मीटर है तो उस घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब घन है, घन में आपको पता है क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर होती है, और यहाँ पे घन दिया गया है आपको, और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालिए। तो घन, घन आप जानते हैं आकृति जो आपकी घन होती है वो इस प्रकार की होती है, ये आपका होता है घन। अब इस घन में बोल रहा है कि घन की जो भुजा है वह है 3 मीटर, घन की भुजा जो है वह 3 मीटर, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या हो जाएगा, ये 3-3 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो उस घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घन में एक पृष्ठ आप समझिए, ये ऊपर वाला ही समझ लीजिए, तो ये ऊपर वाले में क्या है, ये आपका चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई लंबाई बराबर है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ये जो ऊपर बिल्कुल ऊपर टॉप पे जो पृष्ठ है, तो ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, 3 गुणे 3 यानी कि 9 वर्ग मीटर। और इसी तरीके से सभी जो फलक हैं, ये सामने एक फलक है, उसके पीछे एक फलक है, एक बाएं एक है, एक दाएं है, और एक ऊपर के जस्ट उल्टा नीचे। तो 6 फलक होते हैं घन में, तो 6 यहाँ पे उसके घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6 गुणे 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो 6 गुणे 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 54 वर्ग मीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या सीधे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 गुणे एक फलक का 6 गुणे भुजा का वर्ग, यही होता है फॉर्मूला। सीधे जो आप लिखिएगा 6 × a², ये फॉर्मूला होता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। तो अब मैंने आपको बताया है कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे लेते हैं। तो भिन्नों का लासा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा, अंशों
का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। अब देखिए यहाँ पे भिन्न क्या है आपके 4/5, 6/25 और 8/15। अंशों का लासा, तो अंश में क्या है, तो अंश में है 6, अंश में है 4, 6, 8 का लासा आपको लेना है। और हरों का मासा, हर में क्या है 5, 25 और 15, 5, 25, 15 का मासा। तो अब देखिए 4, 6 और 8 का लासा आप लोगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6 और 8 तीनों से पूरा पूरा कटती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या देखिए 16 तो होगा नहीं, होगा हमारा 24। तो यहाँ पे लासा आ जाएगा इनका 24 और इनका मासा कितना आ जाएगा 5, 25 और 15 का। देखिए 5 से तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं, तो 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों को विभाजित करेगी। तो यहाँ पे 24/5 जो हो जाएगा यह लासा हो जाएगा भिन्नों का। अब भिन्नों का मासा निकाल लीजिए। भिन्नों के मासा का फॉर्मूला हो जाता है, जो अंश में होता है वो हो जाता है अंशों का मासा। अंशों का, देखिए अगर लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकलेगा और बटे में मासा चला जाएगा हरों का। और अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश में क्या निकलेगा, मासा निकलेगा और हरों में हरों का लासा हो जाएगा, क्योंकि मासा हम अंश में निकाल चुके हैं। तो अंशों का मासा यानी कि 4, 6 और 8 का मासा और 5, 25 और 15 का लासा। अब देखिए 4, 6 और 8 का मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4, 6 और 8 तीनों को डिवाइड करती है तो हो जाएगी 2। और 5, 25 और 15 इनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो आपकी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 75। 75 देखिए 5 से भी कटेगा, 25 से भी और 15 से भी, तो ये आ जाएगा 2/75। तो भिन्नों का लासा आ गया 24/5 और भिन्नों का मासा आ गया 2/75। ठीक, एक बार मिला लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेमी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज की बात यहाँ पे हो रही है। समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो ऐसे त्रिभुज की यहाँ पे बात की जा रही है जो समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज की ऊंचाई हमको दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है और कुछ नहीं दिया है, और बताया कि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा अगर ए होगी तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी, और इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना 3√3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर त्रिभुज का यहाँ पे नामांकन कर देते हैं ABC, और ये लंब जहां पे पड़ा है ये भुजा, ये पॉइंट D। अब समझिए यहाँ पे कि अगर हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है कितना, इसका एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको भुजा ए का मान पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला यहाँ पे लग ही नहीं पाएगा। लगेगा कब, जब हमको भुजा पता होगा। तो यहाँ से हम भुजा निकालने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ए से इस भुजा BC पे लंब डाला गया है, ठीक, जो D पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। और किसी समबाहु त्रिभुज में अगर आप शीर्ष से जो है लंब डालते हैं तो ये भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी कि BD जो हो जाएगा वह A/2 हो जाएगा और ये भी A/2 हो जाएगा, और ये कोण जो है ये 90 अंश का है। तो अब त्रिभुज ADB में यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यानी कि जो कर्ण है AB 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण A² बराबर आधार A/2 का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार क्या है BD है, और फिर प्लस लंब कितना है
3√3 का स्क्वायर, जो हाइट दिया है त्रिभुज का। अब ए बी कितना है, ए स्क्वायर है, और यहाँ तो वैल्यूज मैंने पहले ही रख दिया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया 3√3 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर, और ये आ गया कितना, ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको इधर ले आइए, तो इधर आकर के ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर में से घट जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे 4, और ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर बराबर 27, और आगे सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर 27, और 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 गुणे 4, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 गुणे 4 बटे 3, 3 से काटिएगा तो ये कट गया, 9 चौक 36 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए का मान आ गया 6, यानी कि इसकी जो भुजा हो गई वह कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप, फॉर्मूले में भुजा का मान रख दीजिए, तो √3/4 इंटू भुजा कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर तो 6 गुणे 6, और ये कितना हो जाएगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से काटिए, 2 बार में कट गया, 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट गया, फिर 2 से इस 6 को काटेंगे 3 बार में कट गया, यानी कि 3 त्रिका 9 और 9√3 वर्ग सेमी, ये आ जाएगा इस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 9√3 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको समबाहु त्रिभुज दिया गया था, उसकी ऊंचाई दी गई थी, ऊंचाई दिया गया था तो हमने ऊंचाई से इसका भुजा निकाल लिया। भुजा निकाला कैसे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भुजा निकाल लिया। भुजा निकाल लिया तो हमको फॉर्मूला पता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू रख दिया तो यह हमको मिल गया इस तरीके से 9√3 वर्ग सेमी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, ऋण 7/9, ऋण 5/9, ऋण 5/21 और 2/13 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले किसी भी जो भी यहाँ पे भिन्न दिए गए हैं उनका हर समान होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, हर समान करोगे, और हर समान, अब देखिए हर समान करने के लिए लासा लेते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव हर में लिखा है उसको हम अंश में भी लगा सकते हैं, ठीक है। -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो -2/+3 हो जाएगा, यानी कि -2/3। अब इसको हमको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, हर समान करने के लिए हरों का लासा लेने पर, अब देखिए हरों का लासा लेंगे, यानी कि 9 और 9 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 9, 21 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 9, 21 और 3 से भी कटती हो, तो 21 3 63 और 63 9 से भी कटता है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लासा 63 आ जाएगा। 63 लासा आ गया, तो अब देखिए ये ऋण 7/9 था, अब इसको हम लोग लिखेंगे बटे में 63, तो 9 7 63, यानी 7 का गुणा होगा तो ऋण 7 गुणे 7 और कामा ये हो गया 63, तो ऋण 5 गुणे 7 और ये क्या हो जाएगा ऋण 5 गुणे 3, क्योंकि 21 3 63 होता है और ये यहाँ 63 हो गया, यानी कि 21 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 63 बनाने के लिए, तो ऋण 2 गुणे 21। अब ये कितना हो जाएगा, ऋण 49/63, ऋण 35/63, ऋण 15/63, ऋण
42/63। ये तो हमने संख्याओं को जो भिन्नों का था, भिन्नों को हर बराबर कर दिया हमने यहाँ पे, यहां तक अब क्या हुआ, हर बराबर हुआ। अब इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, जैसा कि बोला गया है आरोही क्रम में लिखने पर। अब आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सिंपल सा, जब धनात्मक संख्याएं होती हैं तो आपको पता होता है कि अगर हर सभी भिन्नों का समान है तो जो संख्या जितनी बड़ी, वो जिस संख्या का अंश जितना बड़ा वो संख्या उतनी बड़ी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर जैसे माइनस हटा के सोचिए तो यहाँ 49 होता है, ये 35, ये 15, ये 42, तो सबसे बड़ा 49 है, फिर 42 आता। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या जो हमको मिल जाती सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो 15/63 सबसे छोटा होता है। लेकिन नेगेटिव जब होती हैं संख्याएं, तो जो संख्या नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है वो असल में उतनी छोटी होती है। तो नेगेटिव संख्याओं के केस में जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 49/63। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है ऋण 42/63, ये छोटी संख्या है। इसके बाद और इसके बाद देखिए ऋण 35/63 है। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, जिसका अंश सबसे छोटा है, नेगेटिव में जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो संख्या उतनी बड़ी होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। लेकिन ये हमने जो है वो बदल दिया है, क्या, यहाँ पे हर 63 कर दिया, हमको उन संख्याओं को लगाना है। अब देखिए हम एक्चुअल रूप लिखते हैं तो -49/63 ये किसका रूप है, ये रूप है ऋण 7/9 का, ऋण 7/9 का। ऋण 42/63, ऋण 42/63 ये किसका है, -2/3 का, -2/3 का। और इसके बाद देखिए क्या आया है, ऋण 35/63, 35/63 किसका है, ऋण 5/9 का, ऋण 5/9 का। और इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में है ऋण 15/63, ऋण 15/63 ये किसका है, ऋण 15/63 है ऋण 5/21 का। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। ये आरोही क्रम में जो संख्याएं हमको दी गई थी वो लग गई। ठीक है, ऋण 60/9 इसका मान आप देखेंगे तो क्या, ये 1 के लगभग नजदीक है। ठीक है, 63 है, या मतलब 9 से भाग करेंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा, 9×7=63, तो 0.7 इसका मान आएगा। देखिए ऐसे मैं निकाल के बता दे रहा हूं, माइनस, और ये इसका मान 0.66, इसका मान 9 से भाग करेंगे 50 में तो 25, तो -5 और फिर बच जाएगा 5। और इसके बाद देखिए 21 का भाग करेंगे -5 में तो ये 50 और 2 बार जाएगा तो -0.2, और उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे 8, 8 में भाग कितनी बार जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए अब दशमलव में अगर लगाएं हम तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, माइनस में ये सबसे बड़ी संख्या, फिर उस तो सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी। इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ किया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में अच्छा करके आए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। रास्ते में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। अब यहां समझना है आपको, देखिए रेलगाड़ी की अपनी लंबाई है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, और यहां से मान लेते हैं अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंचने वाली है, और यहां से ये आपका प्लेटफॉर्म यहां खत्म हो रहा है। तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये आपको बताया गया है कि ये 200 मीटर है, और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आपको बताया गया है ये 300 मीटर। ठीक, अब जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। ये अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। आप देखिए समझिए, ये रेलगाड़ी है
और ये पूरा प्लेटफॉर्म है। अब ये रेलगाड़ी इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म को अप्रोच करेगी और इस तरीके से चलते चलते जाएगी। और अभी देखिए ये जब यहां से चल के यहां तक आ जाएगी रेलगाड़ी तो ये कितना चल देगी, 300 मीटर। लेकिन अभी ये पार नहीं की है, अब इसको पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर और चलना पड़ेगा, 200 मीटर और चलेगी, तब ये जाकर के प्लेटफॉर्म पार होगी। तो यहाँ पे जब रेलगाड़ी इस तरीके से आ जाएगी, रेलगाड़ी जब यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से 200 मीटर और चल देगी, ठीक है। जब इसका पिछला हिस्सा जो है वो पार कर जाएगा तब ये रेलगाड़ी माना जाएगा कि हाँ इसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 200 और धन 300, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो अब देखिए ये मीटर में है आपका, और जो रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, जो रेलगाड़ी की चाल दी गई है वह दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो अब चाहे उसको आप किलोमीटर में बना लीजिए, चाहे इसको आप मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 72 में 5/18 से गुणा करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 चौक 72 और 4 पच्चे 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी गाड़ी जो है, रेलगाड़ी, ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। अब आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको शुरू से पता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी है 500 मीटर की और चाल है 20 मीटर पर सेकंड। अब शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे आ जाएगा 25, यानी कि 25 सेकंड समय जो लगेगा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को, वह लगेगा 25 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से ये प्रश्न आपने हल कर लिया। बस आपको ये समझने की जरूरत थी। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रश्न सही नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसको समझ लिया होगा आपने कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 64 दिया है, और इनका आपस में गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछ रहा है। तो ये कहाँ होता है, किस फॉर्मूले में होता है, ये अगर रिकॉल आप कर पा रहे हो तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ते हैं, वैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी होता है, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। वहां पे 2ab होता है क्योंकि वहां पे 2 ही पद होते हैं, यहाँ पे 3 पद होते हैं, तो इनका आपस में 3 बार गुणा होता है। पहले a का गुणा b में तो ab, फिर b का गुणा c में, फिर c का गुणा a में, तो 2 का गुणा सब में होता है। इसी को लिखा जाता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाते हैं, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगर यहीं पे a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z लिखा हो तो इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू a। ये हो जाएगा सिंपली z इंटू एक्स, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर a की जगह x, b की जगह y और c की जगह z हो तो ये इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको कुछ चीजें दी गई हैं,
x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है, तो इसकी जगह रख दीजिए 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया गया, तो इसकी जगह लिख दीजिए 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 64 को इधर भेज दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144 और 64 इधर आएगा तो -64 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये 64 घट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 80, और 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 से यहाँ भाग हो जाएगा, इधर गुणे में था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 को काटेंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान हो गया वह कितना हो गया, 40। तो इस तरीके से ये मान आप निकाल लोगे 40 बहुत ही आसानी से। ये एक फॉर्मूले पे तुरंत का तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए संख्या 18 है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हिस्टोग्राम से प्रदर्शित करना बहुत ही आसान होता है। आप देखिए इस तरीके से आपको दो एक्सिस खींचना है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ठीक। अब जैसे हम संख्या रेखा पे संख्याओं को लिखते हैं, ये पॉइंट आपका शून्य हो जाता है, फिर इसके बाद इसको देखेंगे आप, तो जैसा ये माप दिया है वो माप आपको उसी अकॉर्डिंग जो है, जैसे 60 तक दिया है, शून्य से लेकर के 60 तक दिया है, तो आपका उसी अंदाज से आपको इतने में 60 ले जाना है, तो आप बना लीजिए। यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए, 50 और ये 60। तो इस तरीके से 60 पहुंच गए, और एक और दिखा दीजिए 70। अब इसके बाद देखिए बारंबारता कितनी है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 है, 4 है, 20 है, तो 20 तक आपकी बारंबारता है। तो अब इस रेखा पे हम जितनी, देखिए ये तो हॉरिजेंटल हो गया आपके धरती के पैरेलल, और ये जो ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं बारंबारता। इस पे हम दिखाते हैं क्या, बारंबारता। तो चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप बारंबारता, ठीक। तो अब हमको 20 तक बारंबारता दिखाना है, तो जैसे ये 10 आप चल रहे थे वैसे इसको ये कर दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब पहली माप आप देखिए 0 से 10। 0 से 10 का मतलब क्या है, माप यहाँ 0 से शुरू हो रही है और 10 तक जा रही है, ठीक। अब 10 तक गई और हमको बारंबारता कितना मिला, 6 मिला। तो अब जहां 6 दिख रहा है और माप जहां से शुरू हो रही है, तो वहां से एक लाइन इस तरीके से इसके पैरेलल होगी, कितने ऊंचाई पे, 6 पे। तो 6 पे 0 से लेकर के 10 तक, 10 कहां तक है, यहां तक है। अब इसको मिला दीजिए नीचे तक, 10 तक, तो ये कितना आ गया आपका, ये 0 से 10 तक आपका बन गया इस तरीके से, ये 10 यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है 0 से लेकर के 10 के बीच में बारंबारता 6 दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए 10 से 20 बारंबारता कितनी है, 8। तो यहाँ पे 10 से 20 है, तो 10 पे बारंबारता कितनी है, 8। तो यहाँ पे 8 टच कर लीजिए, और इसी 10 पे सीधे खड़ी लाइन आप ले जाइए 8 पे, ठीक। 10 से सीधे खड़ी लाइन जाएगी 8 पे, और ये 8 के बराबर तब तक चलेगा, कब तक चलेगा, 10 निम्न सीमा से 20 उच्च सीमा, 8 के ऐसे पैरेलल चलेगा, ठीक, 20 तक। फिर 20 से आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर 20 से 30 बारंबारता कितनी है, 10 है। तो अब 20 पे ऐसे सीधे इसी पे ओवर करते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे और 10 तक जाएंगे, और फिर 10 से जो है आप 20 पे हो, 30 तक ऐसे चलोगे पैरेलली, और फिर 30 से मिला दोगे। इसी तरीके से 30 से 40 पे बारंबारता कितनी है, 2 है।
तो 30 पे हम जाएंगे 2 तक, 2 से फिर पैरेलल चलेंगे 30 से 40 के बीच और फिर 40 पे मिला देंगे। इसके बाद देखिए 40 से 50, तो 40 से 50, 40 पे बारंबारता कितनी है 4, तो 40 पे ऐसे एक खड़ी लाइन बारंबारता 4 तक खींचेंगे, फिर उसके बाद 50 तक पैरेलल चलेंगे, फिर 50 पे मिला देंगे ला करके। फिर इसके बाद देखिए 50 से 60, तो 50 से 60, 50 पे बारंबारता कितनी है 20, तो इस तरीके से एक खड़ी लाइन आप बिल्कुल ले जाएंगे 20 तक और 20 से फिर 60 तक पैरेलल चलेंगे और ऐसे ला करके 60 पे मिला देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आयत चित्र। बस यही आपको बनाना है, इसके 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा आप पेंसिल लेकर के जाइएगा, पेंसिल रबड़ अपने गणित के एग्जाम में, ताकि जब आप डायग्राम बनाओ तो कोई गलती हो तो मिटा के बना लो। ऐसा ना हो कि पूरी कॉपी कट पिट आप करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आप स्केल और पेंसिल रबड़ लेकर के जाइएगा और डायग्राम आता है तो इस तरीके से आयत चित्र जो है वो बना करके आइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, आप पेंसिल रबड़ लेकर के ही जाइएगा। और अगर नहीं है मान लेते हैं बाय द वे, तो आप पेन से भी बना सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और स्केल तो मस्ट है, स्केल तो सबको लेके जाना ही है। आपकी कॉपी में आपको किनारे भी लाइन खींचने होती है, तो ये स्केल आप लेकर के जाइएगा। और ये आपका डायग्राम बन गया है, मिला लीजिए। 0 से 10 तक बारंबारता 6, 10 से 20 तक 8 है, 20 से 30 तक 10 है, और उसके बाद 30 से 40 तक 2 है, 40 से 50 तक 4 है, 50 से 60 तक फिर ये 20 आपका दिखा रहा है। तो इस तरीके से इसको हिस्टोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं या आयत चित्र बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से यहां तक आप सभी प्रश्न उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर आप खुद से सही कर पाए हो, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपने दोस्तों में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सभी लोग जो है इस क्लास को आसानी से प्राप्त कर सकें। इस क्लास को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर करिए। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने आपके दोस्त हैं, सभी के पास शेयर करिए, जितने आपके खास मित्र हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ लें। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट पे। इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाला है, यहां से डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका हमारा चैनल, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट हो। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करके रखिए। 3rd सेमेस्टर का आपको कोर्स वहां पे मिल जाएगा, जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओगे, और 2nd का तो मिलेगा ही। और ये देखिए, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। आपके 5 यहाँ पे मॉडल पेपर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, और यहां से आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। आप पेपर दे करके आइएगा, तब कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको यहां से पेपर मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो सभी लोग पेपर दे के आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी और अच्छी करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।